आज बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक रसशाला कि एक तरह से रसशाला होती क्या है। तो सीधी सी बात है, एक दिमाग में इमेज बन रही होगी कि रसशाला क्या होता है कि जहाँ पर दवाइयों का निर्माण किया जाता है या मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के अनुसार इसको किससे कोरिलेट करते हैं? फार्मेसी से, क्योंकि मॉडर्न के अनुसार इसको फार्मेसी से कोरिलेट किया जाता है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको रसशाला बोला जाता है। रसशाला मतलब क्या है कि जहाँ पर मेडिसिन। अब पहली बात, रसशाला का मुख्य एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है रसशाला का, कि क्यों तुम्हें पढ़ना जरूरी है या इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आज। तो रसशाला का पहला उद्देश्य था एक तो देहवाद और लोहवाद, देहवाद और दूसरा था लोहवाद। तो देहवाद का मतलब क्या है कि देहवाद एक तरह से क्या होता है कि जो भी आपकी मेटल है उसको एक तरह से, देह मतलब शरीर, तो एक तरह से बॉडी के अकॉर्डिंग बनाना, उसको बॉडी के अनुकूल बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जनरली एक चीज देता हूँ कि लोह, बस लोह दे दिया मैंने सीधा खान, तो शायद उसको डायरेक्टली आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे लोहे को। तो उसको क्या करते हैं, रसशाला में एक तरह से बॉडी के अनुकूल बनाया जाता है, मतलब उसको भस्म बनाया जाएगा। अगर भस्म बनाते हैं तो आप इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी वो बॉडी में। तो एक तरह से वहां पे क्या किया जाता है रसशाला में, मेडिसिन का निर्माण। मतलब पहली बात होगी देहवाद। दूसरा शब्द आता है इसमें लोहवाद। लोहवाद क्या होता था कि पहले के टाइम पे आप लोगों को लगता होगा कि केमिस्ट्री आचार्य लोग नहीं जानते थे, पर आज से बहुत अच्छी तरह से वो केमिस्ट्री का नॉलेज था उन लोगों को। लोहवाद का मतलब क्या होता है कि लोअर मेटल से हायर मेटल में धातु को चेंज करना होता है। कैसे? जैसे पहले के टाइम पे आप लोग देखोगे कि पारस से क्या सोना बनाया जाता था, तो मतलब एक तरह से मेटल को अन्य मेटल में चेंज करना। तो इससे प्रूफ होता है कि अपने आचार्य को बहुत अच्छी तरह से केमिस्ट्री आता था। उसके बाद अगला उद्देश्य क्या है, सेकंड एम की अगर आप बात करते हैं कि दूसरा उद्देश्य क्या है, तो स्टूडेंट के लिए एक तरह से थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान के लिए एक तरह से रसशाला का जरूरी है। और यहाँ पे जो भी मेटल होती है या धातु होती है या काष्ठ औषधि होती है, उनका क्या किया जाता है, एक तरह से मेडिसिन का निर्माण किया जाता है रसशाला में। मतलब आपको याद होगा कि भारत भारत को अगर बात करते हैं तो मरकरी, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो इसको एक तरह से हाईली टॉक्सिक माना जाता है। अधिकतर फॉरेन कंट्री में इसको बैन भी कर रखा है। पर यहाँ अपने इंडिया में क्या होता है, भारत के रसशास्त्र में मेडिसिन बनाई जाती है और एक तरह से बहुत अच्छा, जिसको रस बोला जाता है, वो रसायन काम के लिए काम करती है। तो यहाँ पे रसशाला में मेडिसिन का निर्माण किया जाए। अब बात आती है कि अपन एक तरह से पहले एक इमेजिन करो, मान लो तुम रसशाला खोल रहे हो, तो आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो सीधी सी बात है, आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली बात कि योग्य गुरु, 4 आदमी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप फार्मेसी खोल सकते हो आयुर्वेद की। क्या? योग्य गुरु, जिसको बोला जाता है एक तरह से रसशास्त्र का, जो मेडिसिन को निर्माण करने की प्रक्रिया के बारे में और उनका शोधन के बारे में जानता हो, तो उसको रस, एक तरह से रस वैद्य या गुरु। सेकंड बात आता है क्या, सेकंड बात आता है उसमें योग्य शिष्य, मतलब उसके साथ कोई ना कोई स्टूडेंट भी होना चाहिए जो उसको एक तरह से इंटर्न जो भी करते हैं या प्रैक्टिकल को देखने वाला या सीखने वाला, तो योग्य गुरु। थर्ड होता है वृत्य को बोला जाता है एक तरह से, अगर योग्य गुरु होगा, जैसे हॉस्पिटल में आप देखते हो डॉक्टर्स होता है तो उसके साथ में स्टाफ में नर्सिंग स्टाफ होता है, इसी तरह से अपने रसशास्त्र की फार्मेसी में गुरु के साथ में एक तरह से परिचारक, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में अटेंडेंट, तो एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। तो फीमेल को यहाँ पर क्या बोला जाता है, कालिनी स्त्री। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपके पास में होना चाहिए। तो ये 4 चीजें आपके लिए जरूरी है कि अगर आप फार्मेसी खोल रहे हो तो आपको ये चारों लोग मिल जाते हैं, उसी के बाद आप फार्मेसी रन कर सकते हो। तो 4 लोगों में कौन से? योग्य गुरु होना चाहिए, उसके साथ कुछ स्टूडेंट भी होना चाहिए सीखने वाले। थर्ड आता है कि जैसे डॉक्टर्स के साथ में नर्सिंग स्टाफ होता है, वैसे ही रसशाला में एक तरह से जो गुरु होगा उसके साथ में क्या होगा, परिचारक को एक तरह से क्या बोला जाता है, अगर रसशाला की बात करते हैं तो यहाँ पे अटेंडेंट बोला जाता है। तो सीधी सी बात है, 2 होने चाहिए, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। तो ये चारों आपके पास में, और जो फीमेल अटेंडेंट होती है
इसको आयुर्वेद में बोला जाता है कालिनी स्त्री। तो ये चारों लोग आपके पास मिल गए, अब आप फार्मेसी ओपन कर सकते हो। अब अगली बात करते हैं कि फार्मेसी चारों कर्मचारी आपको मिल गए, तो अब फार्मेसी ओपन करने के लिए आपके पास चयन है कि स्थान कैसा होना चाहिए फार्मेसी के लिए। तो इसमें सीधी सी एक चीज याद रखो कि जैसे मकान बनाते हो, क्या क्या क्वालिटी आप उसमें देखते हो कि जगह अच्छी होनी चाहिए, पर्याप्त पानी की व्यवस्था होना चाहिए, आसपास में मंदिर भी होना चाहिए। तो इसी तरह से ये सारी चीजें जैसे मकान में देखते हो वैसे फार्मेसी में देखोगे। तो पहला पॉइंट आता है क्या कि रसशाला के स्थान के चयन में मतलब पहला देखना पड़ेगा आतंक रहित है। मतलब ऐसा स्थान देखना है जो आतंक से रहित हो। आतंक से रहित का मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ हो। पहले के टाइम पे जैसे मान लो गांव से दूर खोल रहे हो या सिटी से दूर खोल रहे हो तो जंगली जानवरों का भय ना हो, मतलब वहाँ जंगली जानवर नहीं आते जाते हो तो आतंक या वहाँ के व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते, तो आतंक रहित है। दूसरा होता है क्या कि धर्म राम राज्य मनोरम, मतलब ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर एक तरह से धार्मिक नगरी हो, मतलब जहाँ पर आसपास में मंदिर भी हो कोई ना कोई, तो एक तरह से धर्म राम राज्य मनोरम है। और उसके बाद आते हैं पानी होना चाहिए और जो भी उसका आसपास का एनवायरनमेंट है दिखने में स्थान भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे स्थान का चयन करते हैं रसशाला निर्माण के लिए। जिस तरह से मकान बनाने के लिए तुम प्लॉट को देखते हो कि क्या क्या होना चाहिए, सारी कॉलोनी देखते हो, उसी तरह से रसशाला के स्थान का चयन किया जाता है। अब बात आती कि रसशाला का स्थान चयन हो गया तो रसशाला निर्माण, तो रसशाला निर्माण में क्या होना चाहिए कि रसशाला एक तरह से प्रॉपर 4 दीवारी युक्त होना चाहिए कि चारों तरफ दीवार होना चाहिए और उसकी दीवारों पर क्या है प्रॉपर, मतलब एक तरह से डायग्राम बने हुए होने चाहिए कि जैसे चित्र बने होने चाहिए रसशाला के या किसी के भी, तो मतलब एक तरह से देखने में अच्छा लगे हो। और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए रसशास्त्र में, मतलब एक तरह से प्रॉपर क्या होना चाहिए उसके चारों दीवारों पर एक तरह से प्रॉपर खिड़की की व्यवस्था या वेंटिलेशन होना चाहिए। ये होता है रसशाला का स्थान चयन। नेक्स्ट बात करते हैं स्थान चयन के बाद आप क्या करोगे, आपने स्थान चयन कर लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को यहाँ पर फार्मेसी बनानी है, बात हो गई स्थान का डिसाइड कर लिया कि यहाँ। अब बात करते हैं कि जैसे एक तरह से मकान बनाने के लिए आप मैप बनवाते हो कि नक्शा बनाए कि चारों दिशाओं के बाद में आप 4 एंगल की बात करेंगे कि 4 कोण, इन चारों कोणों पर आपको क्या क्या करना है। तो देखो नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, अगर समझोगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा कि नाम से। जैसे बात करता हूँ मैं वायव्य कोण, वायव्य कोण पर क्या होती है वायु से कोरिलेट करो इसको, तो एक तरह से वायव्य कोण पर वायु मतलब जितने भी सुखाने वाले कर्म होंगे, मतलब सुखाने वाले कर्म कहाँ पर होंगे, ये हो गए वायव्य कोण पर। उसके बाद में दूसरा बात करता हूँ दूसरे कोण की कि आगन्य कोण। आगन्य कोण से नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, आगन्य मतलब अग्नि, तो जितने भी अग्नि पर पाक करने वाले कर्म होंगे वो एक तरह से अग्नि कर्म ये कहाँ पे किया जाएगा, आगन्य कोण पर। उसके बाद अगला कोण आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण का बात करते हैं तो इसको भी याद रखना बहुत ही इजी है। नैऋत्य कोण पर मतलब संस्कृत कर्म, एक तरह से जो भी संस्कृत कर्म होंगे वो कहाँ किए जाएंगे, नैऋत्य कोण पर। अब लास्ट बचा एक कोण की ईशान कोण, तो सारे कर्म हो गए तो ईशान कोण पर आप क्या करोगे, अपना मेडिकल स्टोर खोलोगे, मतलब सिद्ध औषध संग्रहण का स्टोरेज कहाँ पे करोगे, ईशान कोण पर। मतलब ईशान कोण पर यहाँ पर सिद्ध औषध संग्रहण, सिद्ध औषध संग्रहण ये करोगे। ये सारे कोण हो गए और चारों दिशाएं हो गई, मतलब एक तरह से ये आपका क्या हो गया, फार्मेसी का पूरा मैप बन गया। इसी के अकॉर्डिंग इन्हीं दिशाओं को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारे कर्म करने के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये हो गया रसशाला का कार्य विभाजन। हालांकि आपने जगह डिसाइड कर ली, उसके बाद बिल्डिंग का भी निर्माण कर लिया और किस जगह पर क्या बनाना है, कार्य विभाजन। थर्ड उसके बाद आता है रसशाला में संग्रहण योग्य औषधि, कि आपको रसशाला में क्या क्या औषधि आपको एक तरह से संग्रहण करके रखनी पड़ेगी। तो इसमें देखो बच्चों दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इसमें जो भी पूरी रसशास्त्र में जितने भी हेडिंग पढ़ोगे वो सारे लिख दोगे,
कि उसमें रस होना चाहिए, महारस होना चाहिए, उपरस होना चाहिए, साधारण रस होना चाहिए, धातु है, उपधातु है, रत्न, उपरत्न, सोदा वर्ग के द्रव्य, पंच लवण, त्रिसार, अम्ल वर्ग के द्रव्य, काष्ठौषधि, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद, सरसों, राई, एक तरह से जो भी आप द्रव्य गुण और रस शास्त्र में जो जो हेडिंग पढ़ोगे सारी चीजें एक तरह से मतलब संग्रहण योग्य औषधियां होनी चाहिए उसमें। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि रसशाला में संग्रहण योग्य उपकरण। तो रसशाला में संग्रहण योग्य उपकरण, इसको भी याद नहीं करना, आप जनरली जो अपने किचन में जो जो सामान देखते हो वही सारी चीजें एक तरह से होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो कि सत्वपातन के लिए कोष्ठी होनी चाहिए, आशा वरिष्ठ पात निर्माण के लिए बर्तन होना चाहिए, मतलब वहाँ पर प्रॉपर पानी के लिए टंकियाँ होना चाहिए, चिमटा होना चाहिए, चाकू, छंडासी, चिमटी, उल्लूखल, खलो, चक्की, सीलबट्टा होनी चाहिए, चलनियाँ होनी चाहिए वस्त्र की, और छोटी बड़ी सलाखाएँ होनी चाहिए, मटका रखने के लिए स्टैंड होना चाहिए, कांच की बोतलें होनी चाहिए, टोकरी, बांस की खुरपी, एक तरह से जनरली जो आप किचन में देखते हो सारी चीज जो जो आपको दिखाई देता है वो सब लिख दोगे, इसमें सब कुछ आ जाएगा, सब चल जाएगा जो जो आप सारी चीज। हाँ, आज के टाइम पे मॉडर्न नाम मत लिखना, पुराने लिखना, जैसे ये सिलबट्टा हो गया, और एक तरह से और सीधी सी बात है कि जो जितना अमीर होगा ये इंस्ट्रूमेंट किसके है, जनरली जो सबसे गरीब होगा मिट्टी के हो गए, बाकी स्वर्ण के भी हो सकते हैं, लोह, कांसे, ताम्र, पत्थर, किसी के भी हो सकते हैं। उसके बाद अगला इस चारों के बाद में एक और पॉइंट आता है, भेषज आहरण करता है, भेषज आहरण करता है। भेषज मतलब क्या हो गया, एक तरह से औषध, क्या काम है उसका, भेषज आहरण करने का मतलब है पहले के आज के टाइम की तरह, जैसे आज तो आप अगर कोई मेडिसिन लेने जाते हो मार्केट में दुकान होती है वहाँ से लेके आ जाते हो, पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो एक तरह से पूरी मेडिसिन आपको कहाँ से लानी पड़ती थी, जंगल से, और खुद उखाड़ के लानी पड़ती थी। तो यहाँ पे वही मतलब है, भेषज मतलब औषध, आहरण मतलब लाने वाला, करता मतलब इंसान, तो भेषज आहरण करता मतलब मेडिसिन लाने वाले की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो देखा होगा आपने, सीधी सी बात है, जो मेडिसिन लेके आ रहा है मतलब उसको एक तो क्या होता है कि सभी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, कि मान लो कोई मेडिसिन राजस्थान में मिल रही है, कोई मेडिसिन यूपी में मिल रही है, और उसको लोकल नेम पता होना चाहिए। लोकल मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि कुमारी जो एक तरह से होता है एलोवेरा, एलोवेरा की अगर बात करते हो आप राजस्थान में जाते हो तो जो लोकल लोग हैं वहाँ एलोवेरा नाम लोगे तो वो नहीं समझेंगे, वहाँ उसको बोलना पड़ेगा कि गवार पाटा कहाँ मिलेगा, तो गवार पाटा बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। इसी तरह से यहाँ पे हाथरस में आते हो या यूपी में कहीं जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा किस कुमारी नाम से, या आप साउथ में जाते हो तो हो सकता है एलोवेरा नाम से वो समझ जाए। तो मतलब एक तरह से उसको सभी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और प्रॉपर अच्छी कौन सी मेडिसिन कौन सी ड्रग अच्छी क्वालिटी की हो उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और अच्छे आचार विचार वाला होना चाहिए, छल कपट रहित होना चाहिए। छल कपट से बात यह है कि कमीशन खोर नहीं होना चाहिए, एक तरह से कि आपने भेजा मेडिसिन लेने, वहाँ आ रहा है 500 रुपये की, आपको बता रहा है यहाँ पे आके 2000 के, तो मतलब छल कपट रहित होना चाहिए। और एक तरह से भाषा और शास्त्रों का उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और अपने मन को एक तरह से नियंत्रित रखने वाला। मान लो आपने भेजा उसको हिमाचल में भेज दिया कि उधर से जाओ मेडिसिन लेके आओ, वो 10 दिन तक उधर ही घूम रहा है कि चलो इधर घूम लेता हूँ, शिमला हिमाचल पूरा कवर कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। और एक तरह से संशय रहित व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को आप क्या करोगे, भेषज आहरणकर्ता के रूप में अपनी फार्मेसी में रखोगे। इसको बोला जाता है मेडिसिन को लाने वाला, मतलब भेषज आहरण करता, मतलब एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, प्रॉपर सारी चीज़ों को मानने वाला, ऐसा आपको रखना है भेषज आहरण करता।